नमस्कार दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट। इससे पहले हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट देखा था, तो आज हम देखते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो इसके बारे में अगर हम जान लें थोड़ा होता प्योर के बारे में, प्योर इंडक्टिव सर्किट के, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट का कहने का मीनिंग ही यही है कि इसमें भी कोई लॉस नहीं है। इससे पहले भी प्योर रेजिस्टिव सर्किट का केस दिया था, मैंने बताया था। एक्चुअल में वहां पे प्योर रेजिस्टिव सर्किट में भी कोई लॉस नहीं था, तभी वोल्टेज और करंट का फेज डिफरेंस क्या आया था, 0 डिग्री का आया था। ऐसे ही यहाँ पे भी प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में देखते हैं वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस कितना आता है। तो देखिए सबसे पहले सर्किट को थोड़ा सा देख लें। ये एसी सप्लाई दे रखी है मैंने इंडक्टर को, और ये करंट दे रखा है। वोल्टेज मैंने रेफरेंस में ले रखी है 0 डिग्री। देखिए यहाँ पे थोड़ा आप समझ में आ जाएगा कि मैंने 0 डिग्री क्यों लेता हूँ। देखिए यहाँ पे भी आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, ओमेगा टी प्लस का 0 डिग्री। देखिए यहाँ पे मैंने रेफरेंस मान के चला है 0 डिग्री ही। अब मैं कंपेयर करूंगा इसके द्वारा करंट को कि करंट कितना है, घट रहा है, बढ़ रहा है या सेम फेज में है, तो ये हम देखेंगे। ठीक है, तो अब आपको पता है कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होती है। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, ये मैंने एल जो लिखा है सफिक्स में, ये इंडक्टर की वोल्टेज है, इसलिए लिखा है VL। तो अगर मुझे इंडक्टर की वोल्टेज ऑलरेडी पता है, V इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी होती है। वैसे सब बच्चे मेरी प्रीवियस वीडियो को अगर देख चुके होंगे तो V इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज पता चल गई होगी। इसको बोलते हैं इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज V इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। ये डिफरेंशिएशन है जो दिखाया गया है यहाँ पे, इससे लिखा गया है डी आई बाई डी टी। ये डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो अब आप देखें इस इक्वेशन को। अब मुझे पता है वोल्टेज कितनी रख रखी है मैंने, Vm sin ओमेगा टी। मुझे निकालना क्या है, करंट निकालना है। यानी यहाँ पे देखिए ये करंट है डी आई, यहाँ पे आई करंट लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखी हुई है, वोल्टेज लिखी हुई है। तो वोल्टेज ऑलरेडी आपको पता है V max sin ओमेगा टी है, इक्वल्स टू एल आ गया यहाँ पे इंडक्टर डी आई बाई डी टी। करंट निकालना है मुझे। अब आप देखिए ये V max sin ओमेगा टी है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई डी टी, और ये एल नीचे आ जाएगा। तो Vm L sin ओमेगा टी डी टी। देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो L नीचे आ गया, ये डी टी इस पे आ जाएगा। बचता क्या है इधर की तरफ, डी आई। मैं इसे इधर लिख लेता हूँ, अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डी आई। अब मुझे क्योंकि आई करंट निकालना है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है डी आई, तो ये डिफरेंशिएशन को कट करने के लिए मैं बोथ साइड, यानी इधर भी लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी क्या ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने इंटीग्रेशन कर लिया और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन कर लिया। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को कैंसिल कर देता है, तो बचता क्या है मेरे पास, आई करंट बचता है। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के बाहर ये 1/L कांस्टेंट है, तो मैंने 1/L इंटीग्रेशन V max sin ओमेगा टी डी टी ये लिख लिया। अभी तक पूरा करंट आया नहीं है। पूरा करंट इसलिए नहीं आया क्योंकि अभी तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में, तो हमें सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन समझना पड़ेगा। कुछ ITI के बच्चे इंटीग्रेशन नहीं जानते। मैं मानता हूँ यहाँ पे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है कि इंटीग्रेशन क्या है क्या नहीं है। जस्ट अभी आपको सिर्फ वीडियो देखनी है कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ इंटीग्रेशन, या कैसे आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मेन थिंग ये है कि आपको फॉर्मूला ही याद करना है। लेकिन मैं यहाँ समझाना भी चाहता हूँ एक्चुअल में ये फॉर्मूला आया कहाँ से। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल के क्वेश्चन कोई मामूली क्वेश्चन नहीं आते हैं कि देखा और उसका आंसर लगा दिया। तो आजकल के क्वेश्चन बहुत डीप नॉलेज पे हैं, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी। इस कारण से थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ पे ये टर्म जो है V max, ये है कांस्टेंट टर्म, तो मैं इसे इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेता हूँ। तो मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकालता हूँ, ये जो S बना हुआ है ये इंटीग्रेशन का साइन है, अब बाई L। इसे मैंने V max को बाहर इसलिए निकाला इंटीग्रेशन से क्योंकि V max क्या है, कांस्टेंट है।
इंटीग्रेशन साइन बचता ये है ओमेगा टी डी टी। अब आपको मैं बता दूं कि इंटीग्रेशन साइन टी का क्या होता है। इंटीग्रेशन साइन टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉस टी, माइनस का कॉस टी। ये बात आपको याद रखनी है, मैं बता भी रहा हूं धीरे धीरे। साइन टी डी टी का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस टी। तो अब देखिए मैं इसको क्या लिखता हूं, इसको लिखता हूं माइनस का वी मैक्स बाई एल यानी मैक्सिमम वोल्टेज बाई एल, इसको लिखता हूं कॉस ओमेगा टी। अब आप सब बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पे सर आपने कॉस ओमेगा टी क्यों लिख दिया। एक्चुअल में यहाँ पे भी मैंने ओमेगा नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फॉर्मूले में अभी मुझे समझाना कुछ है। अभी आप थोड़ा सा समझेंगे, अगर मैं डायरेक्ट कर देता तो समझ में नहीं आता। यहाँ पे देखिए ओमेगा लिखा हुआ है, लेकिन इस फॉर्म में, इस फॉर्मूले में ओमेगा नहीं दिया था। तो अगर मैं साइन टी का करता हूं तो माइनस का कॉस टी आता है। अब मैं पूरे को, अभी हाल फिलहाल में मैंने इंटीग्रेशन इस पूरे का टी मान के किया था, तभी तो अगर ये टी होगा पूरा मान के चल रहा हूं तो डी टी के फॉर्म से करता हूं तो माइनस कॉस टी आएगा। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे ओमेगा भी है तो मैंने यहाँ पे ओमेगा टी लिख दिया। समझ में आया। अब क्योंकि यहाँ पे तो ओमेगा भी है तो ओमेगा का इंटीग्रेशन जब हम कर रहे होते हैं तो अगर ये एक्स्ट्रा टर्म होती है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो मुझे किसका डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी टी ओमेगा टी का, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करूंगा। अब टी की रिस्पेक्ट से तो ओमेगा बाहर की तरफ आ जाएगा इस डिफरेंशिएशन से, तो ओमेगा बाहर आ गया तो ये डी टी बाई डी टी ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचता क्या है ओमेगा। तो ये जब भी हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ओमेगा टी का बाद में, तो वो इंटीग्रेट इसके नीचे लिखा जाएगा, हमेशा वो अपॉन में लिखा जाता है, डिवाइड में ओमेगा नीचे लिखा गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले मैं बता दूं, साइन टी मान के चला हूं इसे डी टी, तो ओमेगा टी ही आएगा। कॉस ओमेगा टी आता भाई, माइनस का कॉस आता तो माइनस बाहर इधर रख लिया, कॉस ओमेगा टी आ गया। अब आप यहाँ पे नीचे देखेंगे अभी, लेकिन एक्चुअल में टी तो था नहीं, ओमेगा टी था, तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो नीचे क्या बना, ओमेगा। तो नीचे डिफरेंशिएशन जब मैंने करा सिर्फ इतने का करना था तो मेरा नीचे क्या बचा, ओमेगा। ठीक है, कुछ समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे इसे थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं यहाँ इस इक्वेशन को ही, माइनस, देखो माइनस का वी मैक्स बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। अब ये आ गया, ये क्या था हमारा, आई करंट। वोल्टेज और करंट का ही डिफरेंस हम निकाल रहे थे। तो अब वोल्टेज तो वी मैक्स साइन ओमेगा टी, करंट अभी तक निकला नहीं है। क्यों नहीं निकला, क्योंकि यहाँ पे अभी माइनस कॉस ओमेगा टी आया और यहाँ पे क्या लिखा है, वोल्टेज इन साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी में वोल्टेज है, वोल्टेज किस में दी हुई है, साइन ओमेगा टी में। करंट किस में आ रहा है, माइनस कॉस ओमेगा टी में। तो अभी तो डिफरेंस आया ही नहीं, क्योंकि ये कॉस में है, ये साइन में, तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले साइन में, तब हम इन दोनों का वोल्टेज और करंट का डिफरेंस कर पाएंगे। तो अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करें। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं कि माइनस कॉस ओमेगा टी को साइन की फॉर्म में कैसे लिखा जाए। मैं आपको यहाँ पे भी एक ट्रिक बता देता हूँ, कुछ बच्चे अगर इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें तो ट्रिक भी सीखेंगे कुछ। ये ट्रिक कभी कभार एग्जाम में पूछ ली जाती है। देखिए ये है कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे लिखेंगे साइन ओमेगा टी, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूं, देखिए अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूं, कैसे, इस तरीके से अगर इसमें रोटेट करता हूं एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव लिया जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज के लिए, एंटी क्लॉकवाइज अगर चलूंगा तो पॉजिटिव लिखा जाएगा। और अगर क्लॉकवाइज चलता हूं, क्लॉक कैसे, घड़ी की दिशा में, क्लॉक इस तरीके से, अगर मैं क्लॉकवाइज चलता हूं यानी कि घड़ी की दिशा में, तो आप देखेंगे कि घड़ी की दिशा में अगर मैं चलता हूं तो इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अगर मैं चलूंगा
तो नेगेटिव ही चलेंगे हम। ठीक है, अभी बताता हूँ ये कैसे हम करेंगे इसको। देखिए हमें निकालनी है माइनस कॉस ओमेगा टी की वैल्यू, इसे साइन में कन्वर्ट करना है। आपको पता है माइनस कॉस ओमेगा टी कहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूले में, इस जो मैंने बनाया हुआ है, जो चार्ट बनाया हुआ है इसमें आप देखेंगे माइनस कॉस ओमेगा टी इस साइड है, लेफ्ट साइड में। तो अगर मुझे साइन ओमेगा टी चाहिए, साइन की फॉर्म चाहिए, तो कैसे बनाऊंगा भाई? साइन तो यहाँ पे मिल रहा है, अगर मैं यहाँ से यहाँ इतना एंगल चलूँ तो माइनस कॉस ओमेगा टी मिल जाएगा। और इतना एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का होता है। अब 90 डिग्री का होता है तो चलते हैं 90 डिग्री पे। देखिए लिखना क्या है, साइन ओमेगा टी, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? जरा देखिए, क्लॉकवाइज है। देखिए यहाँ से आप यहाँ गए हैं, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज किस में लिया जाता है? नेगेटिव में, तो माइनस आ जाएगा। ओमेगा टी माइनस कितना डिग्री है ये? 90 डिग्री। तो किसके बराबर होता है? माइनस कॉस ओमेगा टी के बराबर होता है। तो यहां से आप समझ गए होंगे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। कुछ बच्चों को डायरेक्ट भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा ये सोचते हैं कि सर याद कैसे कर पाएंगे। तो मैं उनके लिए ये ट्रिक लेके आया हूँ जो आपको बता सकती है कि ये फॉर्मूला कैसे आया। तो करंट क्या बना? माइनस कॉस ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। तो वी मैक्स ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस का 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे ओमेगा की फॉर्म में है, ओमेगा को बोलते हैं रेडियन, रेडियन की फॉर्म में है। रेडियन का मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई वेव फॉर्म होती है, जैसे मैं यहाँ पे कोई वेव फॉर्म बना रहा हूँ आपकी, जैसे मैंने वेव फॉर्म बनाई, तो 0 डिग्री ये होता है, 90 डिग्री ये होता है, 180 डिग्री ये होता है, 270 डिग्री ये होता है, 360 डिग्री ये वाला होता है। अब अगर मैं इसे रेडियन की फॉर्म में लिखूं तो होता है 90 को पाई बाई 2 लिखते हैं, 180 को पाई लिख देते हैं, इसको 3 पाई बाई 2 लिख देते हैं 270 को, और 2 पाई 360 को लिख लेते हैं। तो ये रेडियन की फॉर्म हो गई है और ये डिग्री की फॉर्म हो गई है। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में ये भी देख सकते हैं आप, जहां पे मैंने अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट इक्वेशन को बताया, तो वहां रेडियन और डिग्री का भी थोड़ा होता जिक्र किया हुआ है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे रेडियन की फॉर्म में लिख देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, जानने के लिए इतना बहुत है वैसे। तो वी मैक्स ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिख लिया अब हमने। ठीक है, अब आप देखें कि ये जो ओमेगा एल होता है, ओमेगा एल क्या होता है? ओमेगा एल को बोला जाता है एक्स एल। क्या बोला जाता है? एक्स एल, जिसे मैं इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलता हूं। ये इंपॉर्टेंट है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा है कि इससे कई सारे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, काफी सारी चीजें पूछी जाती हैं। एक्सेल को ही हम क्या बोलते हैं? ओमेगा एल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसको मैं रेड मार्क कर देता हूँ जिससे आप भूले ना, बिल्कुल भी ध्यान रहे, हाईलाइट कर दिया मैंने। एक्सेल इक्वल्स टू ओमेगा एल इंडक्टिव रिएक्टेंस। हिंदी वाले बच्चों को भी मैं बता दूंगा इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। आप जस्ट देखिए कि क्या है इंडक्टिव रिएक्टेंस। वैसे नेट की सुविधा सबके पास उपलब्ध है, इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बच्चे ये सोचें कि सर हिंदी में कैसे होगा, ये होगा वो होगा, तो यार थोड़ा बहुत तो खुद भी देख सकते हैं आप लोग। जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप थोड़ी बहुत भी मेहनत कर सकते हैं अपने आप भी, कुछ चीज़ों को आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो अगर फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पे वी मैक्स बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस 90 है। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? आगे देखिए, करंट को मैं और क्या लिख रहा हूँ? वी मैक्स एक्स एल लिख लेता हूँ। अब मैं इसे एक्स एल, एल का मतलब एल सफिक्स में है, यानी नीचे की तरफ लिखा हुआ, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये। ठीक है ना, तो इसे लिख दिया साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। अब आपको मैं बता दूं, ये जो वी मैक्स है और एक्सएल है, इसकी जो यूनिट होती है वो ओम होती है। क्या होती है? ओम होती है। तो ये भी एक रेजिस्टेंस होता है, तो वी मैक्स बाई आर ही हो गया एक तरीके से, रेजिस्टेंस ही है ये एक तरीके से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आई इक्वल्स टू आई मैक्स, या ऐसे कैपिटल आई में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई इक्वल्स टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस का 90 डिग्री। तो अब आपको देखना है
कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। फर्स्ट इक्वेशन चलो मैं यही लिख देता हूं, v इक्वल्स टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी थी पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन करंट की ये बनी। अब आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे अगर डिफरेंस देखे तो 0 डिग्री का है, यहाँ पे अगर डिफरेंस देखे तो 0 डिग्री का मैंने लिया हुआ था। अब समझ में आ गया होगा, अगर रेजिस्टिव में नहीं समझ में आया तो अब शायद समझ में आ गया होगा मैं क्यों 0 कर रहा था। देखिए यहाँ पे माइनस का 90 डिग्री निकल के आ गया है। इसका मतलब ये है, अगर मैं फेजर डायग्राम की बात करूं इंडक्टिव, प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में फेजर डायग्राम की बात करूं तो क्या होगा फेजर डायग्राम। देखिए फेजर डायग्राम के बारे में बात करते हैं। फेजर डायग्राम प्योर इंडक्टिव सर्किट का, प्योर इंडक्टिव सर्किट का फेजर डायग्राम अब हम देखते हैं क्या होगा। देखिए वोल्टेज को तो मैं रेफरेंस मान रहा हूं, वोल्टेज को मैं रेफरेंस मान रहा हूं, ये मैंने वोल्टेज ऐसे लिख ली है। आप ऊपर भी बना सकते हैं, नीचे भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, एज योर विश। तो मैंने यहाँ पे बना ली है, वोल्टेज को रेफरेंस मान लिया है। अब करंट देखिए यहाँ पे माइनस का है, यानी माइनस मतलब लैग कर रही है। करंट क्या कर रही है, 90 डिग्री वोल्टेज से क्या कर रही है, लैग कर रही है। लैग यानी पीछे की तरफ, लैगिंग मतलब जैसे वोल्टेज यहाँ बनी है तो लैग हो गया पीछे की तरफ, ठीक है ना। देखिए आप ऐसे भी दिखा सकते हैं इस चीज को, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए वोल्टेज है, देखिए वोल्टेज है और ये पीछे लैग, ये ऊपर है ये पीछे है, ये आगे है और ये करंट क्या है हमारी पीछे की तरफ है वोल्टेज से। तो ये लैग कर रही है कितना, 90 डिग्री। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, ध्यान रखना है। तो ये मेरा फेजर डायग्राम आपका बन गया वोल्टेज और करंट के बीच प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में। देखिए यहाँ से महाभारत थोड़ा शुरू हुई है और उसके बाद यहाँ पे आके समझ में ये आता है कि वोल्टेज, कंक्लूजन क्या है इसका, वोल्टेज और करंट 90 डिग्री के कोण पे है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो पावर फैक्टर पूछता है यहाँ से कि प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस का पावर फैक्टर क्या होगा। पावर फैक्टर cos फाई। देखिए अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर cos फाई होता है पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर को cos फाई लिखते हैं। फाई क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है। ये क्या है, उसके बीच का एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, पावर फैक्टर 0। cos 90 आप लगा के देख सकते हैं कि क्या आता है, 0 आता है। ठीक, अगर ये 0 हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, 0 पावर फैक्टर। क्या बोलेंगे, 0 पावर फैक्टर। ये किसके केस में आया 0 पावर फैक्टर, प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में 0 पावर फैक्टर आ रहा है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। तो कुल मिला के अब हम वेव फॉर्म के बारे में जानेंगे। पहले मैं थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, जस्ट उसके बाद में वेव फॉर्म बनाता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने वोल्टेज और करंट के बीच का डिफरेंस निकाला था, बात सिर्फ इतनी सी थी, वोल्टेज और करंट के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पे आपको पता चलता है इससे कि वोल्टेज और करंट के बीच का डिफरेंस जो है वो 90 डिग्री का आ रहा है, यानी करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से, या ये बोले कि वोल्टेज लीड कर रही है करंट से। देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूं, वोल्टेज लीड्स आई बाय 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज बढ़ रही है करंट से ज्यादा है। करंट यहाँ है, वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। लीड यानी वोल्टेज लीड कर रहा है, बढ़ रहा है करंट से 90 डिग्री। और इसे एक तरीका और भी है लिखने का, वो क्या है, वो ये है कि करंट लैग्स कर रहा है V बाई 90 डिग्री, या ये बोले कि करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से 90 डिग्री के कोण पे। तो दो तरीके हैं इसे जानने के। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फेजर डायग्राम। नेक्स्ट पावर फैक्टर आपने जान लिया है कि 0 पावर फैक्टर आता है। ये सब प्योर इंडक्टिव सर्किट का केस है। नेक्स्ट इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी निकल के आया कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, ओमेगा एल होता है, जिसकी यूनिट भी क्या होती है, ओम होती है। ये भी आया हुआ है आपके ITI के एग्जाम में, UPPCL के एग्जाम में, NMRC के एग्जाम में, अधिकतर एग्जाम में ये सारी चीजें पूछी गई हैं। तो इसलिए अब आप
और हम देखते हैं वेव फॉर्म के बारे में इसके। तो वेव फॉर्म के बारे में अब हम देखते हैं। देखिए अब वेव फॉर्म के बारे में बात करते हैं। प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में वेव फॉर्म किस तरीके से बनेगी। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं वेव फॉर्म। वेव फॉर्म यानी कि पावर की, वोल्टेज की और करंट की एक साथ वेव फॉर्म में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए वेव फॉर्म में बना रहा हूं। वेव फॉर्म से भी कुछ समझ में आएगा आपको। ये ओमेगा टी की रिस्पेक्ट से चल रही है वेव फॉर्म। पहले मैं बनाता हूँ वोल्टेज की वेव फॉर्म। देखिए वोल्टेज की तो सीधा सीधा बना दी मैंने इस तरीके से, साइनसोडियल। वोल्टेज रेफरेंस लिया था तो मैंने बना दिया वी मैक्स साइन ओमेगा टी, कोई एंगल नहीं। अब करंट जो निकल के आया था हमारा, वो आया था 90 डिग्री क्या लैग आया था। 90 डिग्री लैग को कैसे बनाए, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखें 90 डिग्री लैग को बनाने का तरीका। देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री है, यहाँ पे डॉट लगा ली, और यहाँ पे नेगेटिव में 90 डिग्री है, यहाँ पे डॉट लगा ली, ठीक है, इस तरीके से। और अब हमें क्या काम करना है कि कोई वेव फॉर्म सपोज यहाँ से आ रही है और यहाँ से निकल के इस तरीके से गई है। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं अभी बताता हूँ आपको किस तरीके से मैंने वेव फॉर्म को बनाया है, ठीक है। देखिए अब ये तो थी वोल्टेज की वेव फॉर्म। ये जो डॉट डॉट वाली है ये क्या है, ये है करंट की वेव फॉर्म। करंट क्योंकि 90 डिग्री लैग कर रहा है, इसका कहने का मीनिंग क्या है कि अगर वोल्टेज 0 है तो करंट क्या होगी, नेगेटिव में मैक्सिमम होगी, यानी 90 डिग्री होगी। जैसे यहां से ना समझ में आए तो यहां से देख सकते हैं, अगर वोल्टेज मैक्सिमम होगी यानी 90 डिग्री पे मैक्सिमम हो रही है तो करंट क्या होगी, करंट 0 होगी। तो यहाँ पे एक तरीके से ये हमें दिखाई दे रहा है कि वोल्टेज करंट लीड कर, वोल्टेज लीड कर रही है करंट से, या ये क्या है, करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से 90 डिग्री के एंगल पे। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब हम पावर की बात करते हैं। देखिए पावर की बात अगर हम करें तो अब छोटे छोटे स्टेप लेके चलते हैं। देखिए यहाँ से 0 डिग्री है और 90 डिग्री, इतना अगर हम लेके चले तो मैंने रेफरेंस में बताया था कि पावर पॉजिटिव तभी होगी जब वोल्टेज और करंट दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो। ये हमने रेफरेंस मान के चल रहे हैं, एक रेफरेंस मान के चल रहे हैं कि पावर पॉजिटिव तब होगी जब वोल्टेज और करंट पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। तो प्लस 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 ही होगा। अगर पॉजिटिव आ गई पावर तो ऊपर की तरफ बनेगी, ठीक है, और नेगेटिव आई तो नीचे की तरफ बनेगी। अब हम देखते हैं इसके केस में। देखिए यहाँ पे करंट क्या है, नेगेटिव, वोल्टेज क्या है इतने पोर्शन में, यानी यहाँ से 0 डिग्री से अगर मैं 90 डिग्री तक चलूं तो पावर कितनी है, नेगेटिव, और सॉरी पावर कह रहा हूं कि करंट नेगेटिव है और वोल्टेज कितनी है, पॉजिटिव है। तो एक हो गई पॉजिटिव, एक हो गई क्या, नेगेटिव। तो प्लस माइनस माइनस, तो पावर भी क्या आएगी, माइनस में आएगी। माइनस का मतलब क्या है कि पावर कहाँ बनेगी, नीचे की तरफ। देखिए पावर कुछ इस तरीके से बन गई, ठीक है। अब हम क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं। देखिए दोनों, ये भी करंट पॉजिटिव है, वोल्टेज भी यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पावर भी पॉजिटिव होगी। तो ये देखिए मैंने पॉजिटिव पावर बना दी है इतने के केस के लिए। अब यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, यानी कि ये कौन सा एंगल हो गया, 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच देखते हैं। देखिए ये पॉजिटिव है करंट, लेकिन वोल्टेज नेगेटिव है। कोई भी एक नेगेटिव हुआ तो कहाँ बनेगी एवरेज पावर, यहाँ बनेगी नीचे। और दोनों ही अगर नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, करंट भी नेगेटिव, वोल्टेज भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी पावर पॉजिटिव में हो गई। ये देखिए, तो ये पॉजिटिव पावर बन गई, ये नेगेटिव पावर बन गई, और ये फिर पॉजिटिव यहाँ पे बनी, और ये फिर नेगेटिव पावर यहाँ पे बनी। अब क्योंकि हम पावर तो एवरेज निकाल रहे होते हैं, तो इंडक्टिव सर्किट के केस में जो पावर बनी वो कितनी बनी, एवरेज पावर क्या है, कितनी एब्जॉर्ब हुई, 0। कितनी हुई एब्जॉर्ब, पावर क्या हुई, 0। क्यों पावर एब्जॉर्ब इधर 0 क्यों हुई, इसलिए हुई क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि पावर एवरेज इसलिए 0 हुई क्योंकि
इंडक्टर क्या करता है, स्टोर करता है एनर्जी को, फिर रिलीज कर देता है, चार्ज और डिस्चार्ज करता है। कैपेसिटर भी ऐसे ही करता है और इंडक्टर भी ऐसे ही करता है। दोनों के केस में जो पावर होगी हमारी एवरेज पावर, वो क्या होगी, जीरो होगी। तो ये मैंने यहाँ पे वेव फॉर्म के माध्यम से ही बता दिया था। अब अगर किसी बच्चे को ये भी जानना है कि पावर जीरो क्यों हो रही है, वेव फॉर्म से तो आपने बता दी, आप क्यों नहीं सॉल्व करके बता रहे, मैं सॉल्व करके भी बताता हूँ। पावर को जरा ध्यानपूर्वक देखें। एवरेज पावर कितनी होती है, वोल्टेज इंटू आई होती है, वी इंटू आई। वी कितना हुआ, वी मैक्स साइन ओमेगा टी हुआ। करंट कितना हुआ, आई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। आपको अभी मैंने इससे पहले बताया था, इससे थोड़ा सा पीछे जाए तो वी मैक्स और आई मैक्स, ये साइन ओमेगा टी है, इधर लिख लिया, ये साइन ओमेगा टी माइनस 90 है। तो इसको अगर आप प्रीवियस पीछे की तरफ ले जाएं तो कितना होगा, ये था आपका कॉस ओमेगा टी, वो भी माइनस में, तो माइनस मैंने बाहर की तरफ लिख लिया है। तो आपको मैं बता दूं, एक फॉर्मूला यहाँ पे होता है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता था कि साइन टू ओमेगा टी इक्वल्स टू क्या, टू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। ये फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। तो आप जरा ध्यानपूर्वक देखें कि यहाँ पे अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दूं और 2 से ही डिवाइड कर दूं तो ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। देखिए बैलेंस हो गई। अब आपको पता है ये जो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है वो साइन 2 ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। तो वी मैक्स आई मैक्स बाई 2, इसको क्या लिखूंगा मैं, 2 साइन ओमेगा टी बाई 2, इसको मैं साइन 2 ओमेगा टी लिख दिया। तो ध्यानपूर्वक देखना, स्टेप बाय स्टेप चलना, समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे टर्म कौन सी टर्म है, ये साइन की टर्म है, और एवरेज पावर मैं निकाल रहा हूँ। कौन सी पावर निकाल रहा हूँ, एवरेज फॉर फुल साइकिल साइन की टर्म। इससे कोई मतलब नहीं होता कि 2 इसमें लगा हुआ है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये एक्चुअल में बस इतना देखे कि ये साइनसोडियल है। साइनसोडियल जितनी भी वेवफॉर्म होंगी, एक बार पॉजिटिव होगी, एक बार नेगेटिव होगी, तो एवरेज पावर उसके केस में क्या होगा, जीरो। तो यानी कि अगर ये कंडीशन आपकी जीरो हुई तो ओवरऑल एवरेज पावर किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर। तो इसलिए एवरेज पावर हमारी क्या होगी यहाँ पे, जीरो। तो जस्ट इसमें भी हमें क्या समझने की जरूरत है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में एवरेज पावर भी जीरो होती है। तो आज मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई है, थोड़ा ये वीडियो बड़ी भी बन गई है, बट इसको अगर आप बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे तो सीरीज आरएलसी सर्किट और पैरेलल आरएलसी सर्किट में मात नहीं खाएंगे। अदरवाइज अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी, ढंग से नहीं समझी, तो जिंदगी भर पछताते रहेंगे कि सीरीज आरएलसी सर्किट समझ में नहीं आ रहा। इसलिए जस्ट इसे आप देखिए बड़े ध्यानपूर्वक, मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है, आप जस्ट देखिए आराम से कि मैंने कैसे कैसे सॉल्व किया है पूरा प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर रेजिस्टिव सर्किट को। आगे मैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट भी आपको बताऊंगा। तो कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा, तो मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।